सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको व्याकरण भाग से उपसर्ग शीर्षक समझाने जा रही हूँ। छात्रों, आप जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग आप पिछली कक्षाओं में क्योंकि पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको पुनः इसका विस्तार समझाने जा रही हूँ। जो जो हमारी कक्षा बड़ी होती जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान का जो है रूप थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। उसी आधार पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो है, आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पर परिभाषा लिख के रखी है कि उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आपने देखा शब्दों का निर्माण कई तरह से होता है, जैसे संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उपसर्ग जो है नए शब्दों का निर्माण करते हैं और ये हमेशा एक मूल शब्द के प्रारंभ में ही जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उपसर्ग जो है किस प्रकार से, कितने प्रकार से प्रयुक्त हो रहे हैं। हिंदी में कहाँ कहाँ से ये उपसर्ग आ गए हैं। तो हम इसको भली भांति समझने के लिए पहले हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं कि उपसर्ग कैसे लगता है। जैसे हमने लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है अज्ञान। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अज्ञान में मूल शब्द है ज्ञान और इसमें जुड़ा क्या हुआ है अ। तो अ प्लस ज्ञान हम अलग से लिखेंगे, अ प्लस ज्ञान बराबर होता है अज्ञान। ऐसे ही हम आपको बता सकते हैं अति प्लस चार बराबर क्या होगा अत्याचार। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक आ उपसर्ग है, मूल शब्द है ज्ञान। यहाँ पर अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है और चार जो है वो क्या है अति प्लस आचार, सॉरी अति प्लस आचार बराबर होगा अत्याचार। आपने देखा कि अत्याचार में अति उपसर्ग लगा है और अज्ञान में आ उपसर्ग लगा है। इस प्रकार से अगर हमने ज्ञान हमारा मूल शब्द है और उसमें हमने आ जोड़ दिया तो बिल्कुल उसके विपरीत नया शब्द बन गया, वो हो गया अज्ञान, मतलब कोई ज्ञान है ही नहीं है। ऐसे ही आचार हमारा व्यवहार होता है ना। आचार मीन्स आचरण करना, व्यवहार करना, और उसमें हमने जैसे ही अति लगाया तो वो बन गया अत्याचार, मतलब एक नए शब्द का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से हिंदी हमारी मातृभाषा में अनेक शब्दों का निर्माण होता है। हमारा शब्द भंडार विशाल होता जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई शब्द जो हैं हमारी भाषा में आ गए हैं। हिंदी भाषा में इस प्रकार से उपसर्ग के कुछ भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला उपसर्ग है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग मतलब संस्कृत के, तत्सम मतलब संस्कृत ही होती है ना। संस्कृत के शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि तत्सम के कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आ है, आ का मीनिंग क्या होगा, अभाव या कमी के रूप में है ना। तो आपने वहाँ पर आ लगा करके आप बताएंगे अधर्म है, अज्ञान है, ऐसे आप और भी लगा सकते हैं। कई उपसर्ग आप शुरू में लगाएंगे, जैसे निर है तो आप निर्बल, निर्धन, इस प्रकार से आप उपसर्ग के यहाँ पर उदाहरण देंगे। कौन से उपसर्ग के दे रहे हैं हम? ये संस्कृत उपसर्ग के। अब आपने देखा हमने यहाँ पर लगा दिया जैसे कि अधर्म। अधर्म में आपने देखा कि आ उपसर्ग है और धर्म इसका मूल शब्द है। अब जैसे अगर हम आप देखते हैं कि संस्कृत में और भी कई प्रकार के उपसर्ग हैं, जैसे आपने लिखा अभी, एक और उपसर्ग है अभी। अभी, अभी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? अभी मतलब होता है चारों ओर। अभी का मतलब चारों ओर। तो अब जब यहाँ आ का मतलब अभाव से है, अभाव या कोई कमी से है, यहाँ अभी का अर्थ जो है वो है चारों ओर से है। तो आपने देखा कि चारों ओर का
इस प्रकार अभिमान, आपने देखा कि मैंने मान शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ दिया, तो मान मूल शब्द है और अभी उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आपने देखा ये नया शब्द बन गया अभिमान। अभिमान मतलब गर्व करना। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका मीनिंग देखिए किस तरह से बदल जाता है, किस तरह से ये जो है पूरे इनके अर्थ बदल जाते हैं, एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। अभी आपने देखा कि मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग बताए, इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तद्भव उपसर्ग में अब आप देखेंगे जैसे कि हमने लिखा अन, एक उपसर्ग हमने लगाया अन। अब अगर हमने अन उपसर्ग लगाया तो अब हम अन उपसर्ग को कैसे शब्दों में जोड़ें, या सार्थक शब्दों में जोड़ेंगे, मूल शब्द में जोड़ेंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। तो यदि हमने अन को पढ़ में जोड़ दिया तो बराबर बन गया वो अनपढ़। ठीक है, अगर हमने अन को होनी में जोड़ दिया तो वो बन गई अनहोनी, है ना। तो आप देख रहे हैं बेटा कि इस तरह से अन उपसर्ग जो है, और ये जो है कहाँ का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। मतलब यहाँ पर सारे शब्द वे हैं, ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ ये तद्भव हैं, ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब इनके ही उपसर्ग कुछ वहाँ भी आएंगे, हिंदी के ये संस्कृत वाले हिंदी में भी आ जाएंगे, लेकिन वहाँ उनका अर्थ एकदम अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा कि ये उपसर्ग जो है सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका यहाँ संस्कृत में कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमने आगे जोड़ा, जैसे कि अब आप देखो कु, अगर हमने कु शब्द को, अब ये कु जो है हमारा हिंदी में भी जोड़ा जाता है और संस्कृत में भी, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ आपको कु जोड़ा जाएगा संस्कृत में। कु का मतलब संस्कृत में होता है बुरा, तो हम देखेंगे कु प्लस पुत्र बराबर हो गया कुपुत्र, मतलब हमने ये बुराई के रूप में कु को मतलब लिया जाता है। इस प्रकार से अब आप हिंदी वाले देखेंगे तो अब आपने देख लिया जैसे कि चौ, चौ का मतलब यहाँ पर चार से है, चौ का मतलब चार। अब चौ को ऐसे शब्दों में जोड़ो जहाँ कोई चार चीजों का निर्माण हो, तो हमने लिख दिया चौ मासा, मासा मतलब मास महीना, तो बराबर हो जाएगा वो चौमासा। ऐसे चौ प्लस राह बराबर चौराहा, है ना। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी शब्दों का उपसर्गों को मूल शब्दों में जोड़ करके हम नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से तद्भव उपसर्ग के माध्यम से भी नए नए शब्दों का निर्माण होता है। अब तीसरा भेद है वो है आगत उपसर्ग। आगत का मतलब जो विदेशी भाषाओं से आते हैं, जो दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं। तो आगत में यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के हैं और कुछ उर्दू फारसी के शब्द हैं। तो अब आप देखेंगे उर्दू और फारसी के, जैसे हमने लिख दिया वखूब, वखूब, ठीक है ना। अब आप वखूब के लिए यदि आप देखते हैं तो अब आप देखें वे, तो वे इज्जत, है ना। अब ला से तो लापरवाह, है ना, लापरवाह। आपने देखा कि इज्जत में बे जोड़ा तो बन गया बेइज्जत, और लापरवाह में आपने ला जोड़ दिया, परवाह में ला जोड़ दिया तो वो बन गया लापरवाह। ठीक है, तो ये उर्दू वाले शब्द हैं, उर्दू और फारसी के शब्द हैं। अब आपके लिए आप बता दें कि अंग्रेजी के शब्द कौन से होते हैं। अंग्रेजी के जैसे कि सब, अब आप सब मतलब एक मुख्य जो है वो है और उसके नीचे की पोस्ट प्रधान होता है और एक दूसरा उसके असिस्टेंट जो होता है, तो उसके लिए कहते हैं सब। तो सब इंस्पेक्टर, ठीक है। आपने देखा जनरल मैनेजर, यहाँ पर एक नया शब्द बना है सब इंस्पेक्टर और जनरल मैनेजर के द्वारा, कि मैनेजर एक मैन होता है और उससे छोटा होता है जनरल मैनेजर। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से छोटा होता है, असिस्टेंट होता है उसका। तो आपने देखा इस प्रकार से संस्कृत में
हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं 3 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और आगत उपसर्ग जो कि अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं से बने होते हैं, वहाँ के शब्द होते हैं। और इनका हम जैसे ही प्रयोग करते हैं तो ये जो है कई अनेक शब्दों का निर्माण कर देते हैं, हमारे शब्द भंडार को बढ़ा देते हैं। अब आपको ये और पता हो जाना चाहिए कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें 2-2 उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे कि आपने देखा, एक मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या है वो, असुरक्षित। अब आप देखेंगे इसमें मूल शब्द है रक्षित। एक्चुअल में मूल शब्द है इसका रक्षा या रक्ष। तो अब इसमें आप देखेंगे कि एक आ उपसर्ग जुड़ा है, प्लस इसमें सा उपसर्ग जुड़ा है, और रक्षित में बराबर यहाँ पर इत प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। मतलब रक्ष मूल शब्द है, उसमें आ उपसर्ग है, सा उपसर्ग है, और यहाँ पर इत प्रत्यय भी है। इन सबको मिला करके ये बना असुरक्षित। ऐसे ही आपको जैसे प्रत्युपकार, ठीक है ना, फिर आएगा पर्यावरण, इस प्रकार से अनेक शब्द जो है आपको प्राप्त होंगे जो कि हमारे एक नहीं 2 उपसर्गों के मिलने से बनते हैं, और उसमें साथ में कई बार प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार से अब आपने देखा कि ये उपसर्ग हमारे लिए शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक होते हैं, हमारा शब्द भंडार बढ़ाते हैं, अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो एक कम शब्दों में देखें कि उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम मतलब संस्कृत के, तद्भव हिंदी के, आगत मतलब अंग्रेजी और उर्दू फारसी के। सबको समझ में आया ना बेटा? आज आपने अभी ये जो उपसर्ग का अध्ययन किया, अब इसी के इस वीडियो के माध्यम से आप अनेक शब्दों का निर्माण करें, अनेक उदाहरणों को पढ़ें और उनसे उपसर्ग को पहचानें और समझें। धन्यवाद।